स्वागत है। मेरे सामने एक Vivo V40 SE है और आज मैं आपको इस डिवाइस पर कुछ ट्रिक्स और ट्रिक्स दिखाने वाला हूं। तो शुरू करने के लिए चलिए हमारी सेटिंग्स खोलते हैं और मैं डिस्प्ले और ब्राइटनेस से शुरू करने जा रहा हूं। यहां हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डार्क थीम है। ये मूल रूप से डार्क या लाइट मोड है। आप इसे सक्षम कर सकते हैं और यह सूर्यास्त से सूर्योदय या एक कस्टम टाइमर पर सेट करने का विकल्प भी देता है। तो इसके साथ आप इसे केवल रात के समय चालू कर सकते हैं और दिन के समय बंद कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद है तो आप लाइट मोड के साथ रह सकते हैं। सेटिंग्स और डिस्प्ले और ब्राइटनेस पर वापस आते हुए और नीचे स्क्रॉल करते हुए हमारे पास स्क्रीन कलर है जो आपको अपने डिस्प्ले की संतृप्ति चुनने की अनुमति देता है। हमारे पास कुछ मोड हैं, स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल और ब्राइट प्रोफेशनल। एक ऐसा होगा जो थोड़ा अधिक रंग सटीकता की कोशिश कर रहा है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि यह वास्तव में रंग सटीक है। लेकिन यह रंगों की जीवंतता के मामले में थोड़ा कम तीव्र भी होगा। फिर हमारे पास ब्राइट प्रोफेशनल है जो सबसे अधिक ओवरडन वाला होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रंगों को विकृत कर रहा है। तो ईमानदारी से कहूँ तो स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल एक दूसरे के करीब हैं। एकमात्र अंतर यह है कि प्रोफेशनल में सब कुछ के लिए स्टैंडर्ड की तुलना में अधिक गर्मी का संकेत होता है जो अधिक तटस्थ है, या अगर आप उनके बीच स्विच करते हैं तो ये अधिक नीला दिखता है। तो मैं स्टैंडर्ड के साथ रहूँगा और आपके पास रंग तापमान चुनने का विकल्प भी है। तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट गर्म और ठंडा है जो एक गर्म या ठंडा प्रकार का टोन भी है। अब नीचे की ओर बढ़ते हुए हमारे पास फ़ॉन्ट और डिस्प्ले साइज़ है। ये आपको फ़ॉन्ट साइज़ और ऐसी चीज़ों को समायोजित करने की अनुमति देता है। तो आपके पास जानकारी या पूर्वावलोकन छवि को तुरंत बदलने का विकल्प भी है ताकि आप देख सकें कि यह बाकी सब चीज़ों पर कैसे प्रभाव डालता है। यहाँ हम हैं। आप टेक्स्ट को बोल्ड भी बना सकते हैं जो एक दिलचस्प विकल्प है, और उच्च विपरीत टेक्स्ट जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे पसंद है। अगला हमारे पास यहाँ स्टेटस बार है और आपको यहाँ नोटिफिकेशन विधि चुनने की अनुमति देता है, और हमारे पास या तो नंबर चुनने या कोई न चुनने का विकल्प है। तो डिफ़ॉल्ट रूप से आपके पास यहाँ उन ऐप्स के नोटिफिकेशन के आइकन होंगे जिनसे आपको नोटिफिकेशन मिला है, और मुझे लगता है कि उनके लिए केवल 3 या 4 की जगह है। जिस बिंदु पर आपके पास इसके बगल में बस ये 3 बिंदु होंगे। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा चुनते हैं जैसे एक संख्या, तो ये इसे एकल संख्या में संक्षेपित कर देगा। और चाहे आपके पास कितनी भी नोटिफिकेशन हो, जब आप अपनी नोटिफिकेशन को नीचे खींचते हैं तो ये हमेशा आपको बताएगा कि आपके पास कुल कितनी नोटिफिकेशन है। तो अपने डिस्प्ले को साफ़ करने के लिए ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। अब यहाँ आखिरी चीज़, स्क्रीन रिफ़्रेश रेट होने वाली है। फिर हमारे पास स्मार्ट स्विच 60 या 120 है। अब डिफ़ॉल्ट रूप से आप में से अधिकांश शायद स्मार्ट स्विच से लाभान्वित होंगे जो डिफ़ॉल्ट रूप से सेट है, लेकिन सेलेक्ट व्यू के लिए आपको 60 और 120 के बीच ज़्यादा फर्क नहीं दिखता है ना। इस चेक करने के लिए आपको 60 पर स्विच करना होगा और ऊपर नीचे स्क्रॉल करना शुरू करें, और उदाहरण के लिए 120 पर स्विच करें और ऊपर नीचे स्क्रॉल करना शुरू करें। और अगर आप इस तरह की गति में कोई फ़र्क नहीं देखते हैं, जब आप स्वाइप कर रहे होते हैं तो स्क्रीन पर टेक्स्ट चल रहा होता है। फिर 60 पर स्विच करें, ये आपको बेहतर बैटरी लाइफ देगा। लेकिन उन लोगों के लिए जो फ़र्क देखते हैं और 120 को पसंद करते हैं, स्मार्ट स्विच चुनें क्योंकि ये आपको 120 की चिकनी स्क्रॉलिंग देगा। लेकिन जब स्क्रीन पर कुछ भी नहीं चल रहा होता, जैसे अभी, ये इसे 60 पर कम कर देगा, या संभवतः बैटरी लाइफ को बचाने के लिए और भी कम। अब चलो थोड़ा और वापस चलते हैं, और अब मैं यहाँ थोड़ा और कुछ जल्दी से देखूँगा, थोड़ा और नेविगेट करूँगा और थोड़ा और चेक करूँगा। ठीक है, यहाँ नहीं है। मुझे लगता है कि यह उपकरणों को भ्रमित कर रहा था, लेकिन किसी भी मामले में अगला हम डायनामिक इफ़ेक्ट्स में जा सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे पास बेहतर डायनामिक इफ़ेक्ट्स हैं। मौसम के बैकग्राउंड, तो आप चुन सकते हैं कि कौन सा वास्तव में सक्षम है ताकि आपके बैकग्राउंड पर मौसम को शामिल करने का कोई ना कोई प्रभाव हो। चलो सेटिंग्स वापस चलते। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रैम और स्टोरेज के तहत मुझे लगता है कि हमारे पास रैम को या तो डिसेबल या एनेबल करने का विकल्प है, जो एक तरह का एक्सटेंशन है।
ये डिवाइस ऐसा लगता है कि इसमें हमारे पास 8 गीगाबाइट और रैम है और 4 फिर 8 गीगाबाइट असली स्टोरेज है। अब ये बहुत भ्रामक है और निर्माताओं की एकदम गलत रणनीति है, जो बस पूरी तरह से शाब्दिक रूप से अपने तरीके से काम कर रहे हैं वो फ़ोन की क्षमताओं के साथ। और इसका कारण ये है कि कुछ जैसे SSD, या इस मामले में ये शायद UFS 3.1 है। यहाँ स्टोरेज का प्रकार रैम स्टोरेज के बराबर नहीं है। ARM एक संक्षिप्त नाम है। बुनियादी रूप से ये क्या था, मैं चेक करूँगा माउस काम करेगा या नहीं। तो उनका मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसका वास्तव में ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन इसका उपयोग किस लिए किया जाता है वह महत्वपूर्ण है। तो जब आपके पास RAM होती है, इसका उपयोग उस जानकारी को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिसे जल्दी एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से उदाहरण के लिए खेलों में इसमें ग्राफिक्स कार्ड के लिए VRM, टेक्सचर और ऐसी चीज़ें शामिल हैं। ये बस अपने आप ही वहाँ चला जाता है, ये तुरंत इस तक पहुँच सकता है, जबकि स्टोरेज की एक सीमा होती है। स्टोरेज बहुत धीमा है। रैम को बुनियादी रूप से ये बहुत तेज़ी से करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्टोरेज दूसरी ओर इस नाम के अनुसार स्टोर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इन दोनों के बीच थोड़ा अंतर है। और निर्माताओं की तर्क के अनुसार जिन लोगों के पास डेस्कटॉप हैं वे टेराबाइट्स रैम चला सकते हैं। और विश्वास करें या नहीं, लोगों को वास्तव में अपने कंप्यूटर में रैम की आवश्यकता होती है, तो होगा ये करना लगभग बेवकूफ़ी होगी। लेकिन एक कारण है कि जिन लोगों के पास डेस्कटॉप हैं उनके पास डिफ़ॉल्ट रूप से टेराबाइट्स वॉट स्टोरेज नहीं होती, जैसे कि VMEs का उपयोग करके, क्योंकि ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। तो आपको ऐसा करने का कोई लाभ नहीं मिलता, और फ़ोन के मामले में मुझे भी इससे कोई लाभ नहीं मिलता। अगर आप इसका उपयोग करते हैं और शायद कुछ ऐसे खेल चलाते हैं जिन्हें अधिक रैम की आवश्यकता होती है, तो आपको सबसे अधिक संभावना है कि रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब ये स्टोरेज से जानकारी लोड करेगा तो ये बहुत धीमी गति से करेगा। जब आप खेल सुचारू रूप से खेलते हैं, रुकावटें आती हैं। इसे स्टोरेज में है और तुरंत एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम ऐसे काम करता है। डिवाइस रीस्टार्ट करना पड़ेगा, परेशान करता है। तो मैं इसे अभी के लिए चालू रखूँगा, क्योंकि मैं वास्तव में भी डिवाइस को रिबूट नहीं करना चाहता। उस बड़बड़ाने के बाद चलो उन कुछ आखिरी विकल्पों की ओर बढ़ते हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता था। तो उनमें से एक होगा इशारा नेविगेशन, जो हमारे पास सिस्टम के तहत सिस्टम नेविगेशन में है। और हमारे पास 3 बटन नॉब और इशारा नॉब है, साथ ही कुछ इशारों के लिए विकल्प भी हैं जब आप उन्हें चुनते हैं। उदाहरण के लिए नीचे दिखाई देने वाली बार को छिपाने के लिए, तो यह बस उस साफ सुथरे लुक में जोड़ता है और ऐसा लगता है कि हमारे पास यहाँ संवेदनशीलता को बढ़ाने या घटाने का विकल्प नहीं है। और आखिरी चीज़ जिसे मैं दिखाना चाहता हूँ वो है ये छोटा सा साइड बार यहाँ साइड में। ये डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम है, समझ गया। तो यहाँ आप कुछ एप्लीकेशन जोड़ सकते हैं, आप वास्तव में और भी जोड़ सकते हैं। तो एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप उदाहरण के लिए किसी प्रकार के एप्लीकेशन को पॉपअप व्यू में जल्दी से खोल सकते हैं। और यह अन्य एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में चलने के साथ किया जा सकता है, और आप इसे तब भी एक्सेस कर सकते हैं जब आपके पास अन्य ऐप्स खुले हों। तो चलो बस ये कहते हैं कि मैं कैलकुलेटर खोलना चाहता हूँ, और आप ये भी देख सकते हैं कि ये इसे इस ऊपर की ओर कम कर देता है, जिसे मैं चारों ओर हिला सकता हूँ। और आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और किसी भी समय किसी भी प्रकार की विंडो लाने के लिए इसे एक्सेस कर सकते हैं। आप इसे यहाँ अधिकतम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। तो ये ट्वीक ट्रिक्स समाप्त करता हूँ। अगर आपको बहुत मददगार लगा, लाइक ना भूलें, सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद।